दोस्तों, संघर्ष हमारे जीवन का सबसे अहम और अनिवार्य हिस्सा है। आप चाहें न चाहें, आपको लड़ना ही पड़ता है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं, और अगर समस्या आपके सामने है तो वो इस बात के लिए आती है कि अब आपको अपने जीवन शैली में और अपने आप में कुछ बदलना बेहद ही ज़रूरी है। देखो फ्रेंड्स, कई बार होता है ना कि जब दुश्मन आपके सामने खड़ा हो जाता है तो उसके मुताबिक आपको खुद को तैयार करना पड़ता है। दो ही स्थितियां बनती हैं, या तो वो आपको समाप्त कर देगा या तो आप उसको। तो सर्वाइव करने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने प्रतिद्वंदी से, अपने दुश्मनों से कहीं अधिक सक्षम बने। तो इसके लिए आपको रहम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को सक्षम नहीं बना पाए तो सामने वाला आपको नष्ट कर ही देगा। इसलिए जब भी समस्याएं आपके सामने हों, उसका समाधान खोजिए और पूरी जीवटता के साथ उसका सामना कीजिए। बेहतर होगा अपनी औकात को बढ़ाइए, इतनी बड़ी औकात कीजिए कि सामने वाला आपके सामने सर ही ना उठा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 28 नवंबर है। देखो फ्रेंड्स, यूपीटीटी के बारे में यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। यूपीटीटी का जो नोटिफिकेशन है 2022 में, वो अभी तक जारी नहीं हो पाया है, लेकिन दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। इस बात की सूचना यहाँ पर मिल रही है। और साथ ही साथ ये भी है कि इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा आपका, वो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद कभी भी हो सकता है। मतलब कि आपकी जो परीक्षा होगी वो मार्च अप्रैल में करवाई जा सकती है। अच्छा, मार्च अप्रैल में कई सारी परीक्षाएं हो सकती हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रखिएगा अपने आप को। और ये भी कि बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम, शादी विवाह वगैरह भी इस समय बहुत अधिक मतलब तेज़ी के साथ मौजूद हैं, तो उससे भी बच कर रहिए। जितना हो सकता है अपना समय स्टडी में लगाइए। अगर आप अपने आप को कुछ बना नहीं पाए तो यहाँ से निमंत्रण मिलना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को बिल्कुल जो है इम्प्रूव करिए। और देखो, यहाँ पर यूपी टीजीटी पीएचडी के बारे में भी एक अपडेट है। यूपी टीजीटी पीएचडी एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 दिसंबर तक आयोग को ये बता देना है कि वो 10 सदस्यों की नियुक्ति कब तक कर देगा, और साथ ही साथ ये भी कि एग्ज़ाम कब तक करवाया जाएगा, जिसको लेकर कई सारे अभ्यर्थी रोज़ ही कुछ न कुछ सर्च करते रहते हैं। सोशल मीडिया में कुछ न कुछ अफवाहें रोज़ ही उड़ती रहती हैं। तो यहाँ पर देखो, एक लेटेस्ट अपडेट है। अपडेट ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 दिसंबर को हाई कोर्ट में चयन आयोग को ये बताना है कि वो सदस्यों की नियुक्ति कब तक करेगा, और साथ ही साथ ये भी कि एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, बहुत जल्दी डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो लगभग 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को इंतजार है, वो तो अलग बात है, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि पिछली बार की तरह इस बार झूठा हलफनामा देने से काम नहीं चलेगा। इस बार आप जो भी कहेंगे उसे करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से 2 तारीख तक, 2 दिसंबर तक आपको जो है, 2 दिसंबर तक क्या, 2 दिसंबर के बाद, मतलब 2 को तो ये हलफनामा डालेंगे ही। उसके बाद आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। इसकी कंफर्म डेट आपको लगभग 3 तारीख को पता चल सकती है। ठीक है, क्योंकि 3 तारीख तक तो हर बात बिल्कुल क्लियर करनी ही करनी है। और जो लोग सीटेट की परीक्षा में इस बार बैठने वाले हैं, उनके लिए एक अपडेट ये है कि अगर उनका जो फॉर्म है उसको भरते समय कोई गलती हो गई है तो अब आप उसको सुधार सकते हैं। 28 नवंबर से 3 नवंबर तक लास्ट डेट है, तो इसके बीच में अब आप अपने आवेदन में सुधार भी कर पाएंगे। एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम देखो 20 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है। वैसे सीटेट की परीक्षा है, सीबीएसई करवाता है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि एग्ज़ाम टलेगा, पोस्टपोन होगा, कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि डे वाइज एग्ज़ाम होता है, कई सारी तारीखों में एग्ज़ाम होता है। तो दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक, मतलब दिसंबर जनवरी में ये परीक्षा होनी है। इसके लिए अब आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए। और देखो, मैं आपको बताऊं तो सीटेट कोई बहुत बड़ा हवा भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ये जो समय आपको मिला है, मतलब 20 से 25 दिनों में आप चाहें तो 130 प्लस नंबर लेकर आ सकते हैं। मैं इसकी पूरी मतलब गारंटी देता हूँ। ठीक है, 130 नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आराम से लाया जा सकता है, और बहुत सारे लोगों ने लाया भी है। और जानते हो, जितने भी लोगों ने 120 प्लस, 125 प्लस अंक स्कोर किए हैं, उनके अगर उनसे मैंने पूछा कि भाई मतलब कौन सी किताबें पढ़ी, कैसे तैयारी किया, तो उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग थी। मतलब जो लोग मुश्किल से पास होते हैं ना, जो लोग 80 नंबर पाते हैं, 90 नंबर पाते हैं, मुश्किल से पास हो पाते हैं, 80 क्या 82 नंबर पे ही पास होते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, तो इनसे बिल्कुल अलग। ना तो बुक खरीदा, ना ही कोई बहुत स्पेशल तैयारी की, सिर्फ कुछ मेथड अपनाए। उसके बारे में एक अलग वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस वहीं से तैयारी की, और मतलब 130 प्लस। ठीक है,
एनीवे आप लोग तैयारी करिए, इस पर एक वीडियो मैं आज या कल तक अपलोड कर दूंगा। और कर्मचारी चयन आयोग ने 30 नवंबर तक मांगे हैं आवेदन। तो कांस्टेबल राइफलमैन भर्ती में कुल 20,915 पद बढ़ गए हैं। ये जानकारी मैंने कल आपको दी थी। तो इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, देखो आप सबसे पहले तो आपको ये बता दें, ये जो वैकेंसी आई है ये एसएससी की ओर से आई है, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से। और इसमें क्या है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ और सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी में, असम राइफल्स में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती के लिए 20,915 पद जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। जब विज्ञापन जारी हुआ था 27 अक्टूबर को, तब पदों की संख्या कितनी थी, तो 24,369 थी, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई है, 45,284 हो गई है। तो 30 नवंबर तक इसमें आवेदन किया जा सकता है रात 11 बजे तक। तो जो अभ्यर्थी चूक गए हैं वो फटाफट अभी आप आवेदन कर लें। और देखो इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 10वीं पास मात्र, ठीक है। उम्र सीमा है 18 से लेकर 23 साल के बीच में। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पद जो बढ़े हैं तो वो बीएसएफ में बढ़े हैं। पहले 10,497 पद थे, ये अब बढ़कर जस्ट डबल हो गए हैं, 20,765 पद अब हो गए हैं। सीआईएसएफ में भी पद बढ़े हैं, मतलब मिला जुला के ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर पद हो गए हैं। और इसमें क्या होगा कि सीआईपीएफ की तरह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एसएसएफ यानी कि सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स में। और जो चयन प्रक्रिया होती है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा से होती है, फिर सारी परीक्षा करवाई जाती है और अभिलेख सत्यापन होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें, और यहीं पर एक खबर और भी है, सीजीएल 2022 टीयर 1 परीक्षा 1 दिसंबर से होने जा रही है। तो ये जानकारी भी आपके लिए अहम है। आगे बढ़ते हैं और देखो कुछ और भी खबरें हैं। फंस गए प्रत्यावेदन, बेसिक शिक्षा के सचिव को नोटिस। तो यहाँ पर देखो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अब ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो शिक्षकों की होती हैं, यानी कि जो चयनित हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये बताना चाहेंगे कि जो इसमें महानिदेशक हैं विजय किरण आनंद, ये हैं हमारे महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो इन्होंने एक नोटिस जारी किया है, किसको, सचिव प्रताप सिंह बघेल को, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को। और ये पूछा है कि शिक्षकों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जैसे कि स्थानांतरण के लिए और जो कैशलेस इलाज के लिए होना था, भारतीय जीवन बीमा के लिए, एनपीएस के तहत जो कटौती होती है उसके सापेक्ष जो नियोजक का अंशदान होता है, तो इस पर जो चीज़ें उपलब्ध कराई जानी थी उस पर आप लोगों ने अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं दी है। तो इस पर भी एक नोटिस जारी की गई है विजय किरण आनंद के कार्यालय की ओर से। और देखो यहाँ पर शासन ने छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग 10वीं या उसके बाद एडमिशन लेते हैं तो समाज कल्याण विभाग की ओर से इसके लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन लिए जाते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, मतलब आपको पता ही होगा कि फीस भी वापस कर दी जाती है और 10वीं के बाद के जो छात्र होते हैं उनको छात्रवृत्ति भी मिलती है। तो इसके लिए जो लास्ट डेट थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अभी डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, वहाँ के बच्चे जो थे वो एडमिशन नहीं ले पाए थे। जब एडमिशन ही नहीं ले पाए थे तो फॉर्म भी नहीं भर पाए थे। तो इसके बाद अब संज्ञान में इस बात को लिया गया है और लास्ट डेट को 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो विद्यार्थी 10वीं पास हो रहे हैं तो अगर वो 10 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर देते हैं तो उनकी शुल्क की प्रतिपूर्ति यानी कि जो फीस उन्होंने जमा की है वो फीस वापस हो जाएगी और छात्रवृत्ति के लिए भी फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक है। और एडेड कॉलेजों में मृतक आश्रित पौत्र पौत्री की भी नियुक्ति होगी। अभी तक क्या होता था कि अगर जो एडेड कॉलेज होते थे उसमें अगर कोई शिक्षक या कोई कर्मचारी उसकी डेथ हो जाती थी तो उसके जो ब्लड रिलेशन में आते थे डायरेक्ट, जैसे कि पुत्र हो गया, पुत्री होगी, विधवा, जैसे कि मृतक की विधवा या विधुर हो, पुत्र हो, अविवाहित या विधवा पुत्री हो, उसको ही योग्य माना जाता था। लेकिन अब ये कहा गया है कि कुटुंब का सदस्य, मतलब पत्नी हो या पति हो, पुत्र हो या फिर दत्तक पुत्र हो, पुत्रियां हो, विधवा पुत्र वधू हो, आश्रित अविवाहित भाई हो, अविवाहित बहन हो, विधवा माँ हो, मतलब पोते पोती तक अगर कोई भी है जो कि डायरेक्टली उन पर आश्रित था तो अब उसको नियुक्ति मिल सकेगी। ये खबर यहाँ पर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपको सारी बातें संज्ञान में रहनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई प्रकरण होता है तो उसमें मतलब कौन कौन से लोग नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो शासन ने इंटरमीडिएट एक्ट
1921 में संशोधन करके ये बातें बताई हैं। और इसके लिए खैर बहुत ज़रूरत तो आपको आज नहीं होगी, लेकिन ये खबर मैं टेलीग्राम चैनल और अपने फेसबुक पोस्ट पर पोस्ट कर दूंगा, ताकि कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका यूज कर सकें। और करियर के प्रति यूपी से ज़्यादा संजीदा बिहार के युवा, मतलब ये जब करियर की बात आती है और जब परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे जाते हैं तो निश्चित रूप से बिहार और यूपी के जो युवा होते हैं वो समान मात्रा में ही फॉर्म भरते हैं, लेकिन जब परीक्षा होती है तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे जो युवा हैं यूपी के, वो बिहार की अपेक्षा परीक्षाओं को छोड़ देते हैं। मतलब बिहार के जो युवा हैं वो परीक्षाओं को लेकर ज़्यादा संजीदा रहते हैं, और ये बात मैंने खुद भी महसूस की है। दिल्ली के जिस हॉस्टल में मैं बहुत पहले रहता था, वहाँ पर जब बिजली कट जाती थी तो क्या होता था कि जो हम लोग रहते थे या जो बाकी रहते थे बच्चे अलग अलग स्टेट के, छत पे चले आते थे थोड़ी देर के लिए। उसमें बिजली बहुत कटती थी, ब्लैकआउट भी हुआ था एक बार, आपको याद होगा। तो क्या हुआ था कि हम लोग ऊपर चले आते थे, लेकिन जो लोग बिहार से थे ना, वो लोग आराम से यार मतलब पढ़ते रहते थे। एक गमछा बोलते हैं उसको, वो गले में उनके होता था, उसी से पसीना पोछो, मोमबत्ती जलाओ, और जितना है अच्छा जैसे ये भी होता है ना, उनके पास टारगेट रहता है कि 2 साल या 3 साल में हमको कर लेना है, नहीं करना है तो वापस चले आना है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो करियर के प्रति उनकी संजीदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। आप लोग भी बनिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और देखो बहुत सारे लोग जो कि हम मतलब इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो लोग किसान परिवारों से भी हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आजकल धान जो है बिक रहा है, तो बहुत सारे लोग कोटे पर नहीं ले जाते हैं, वो आसपास का जो होता है व्यापारी उसी को दे देते हैं, और उसमें घटतौली बहुत होती है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये आंकड़े में बात सामने आई है। मतलब ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन में भी सेटिंग होती है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप मतलब काफ़ी बड़े किसान हैं और सक्षम हैं, तो एक अपनी मशीन को परचेज़ कर लें और उससे आप जो है मतलब तौलवाएँ, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आपकी मशीन हमेशा आपके पास रहेगी, इससे आप बहुत सारे काम कर सकेंगे। दूसरी बात ये कि जब आप अपना गल्ला या अनाज बेचें तो इसका उपयोग करें, तो जो आपका मतलब गल्ला जो होता है जो कम तौला जाता है, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर देखो रिपोर्ट बहुत सारी आ रही है, ज़िले में घटतौली के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ये आंकड़े बाट माप विभाग की ओर से आए हैं। 12 महीने में घटतौली के 540 मामले सामने आए थे पिछली बार, लेकिन इस बार 647 हो गए हैं। वैसे बहुत सारे मामले तो आते भी नहीं हैं, क्योंकि आप कंप्लेन भी किस आधार पर करेंगे। और डिब्बाबंद वस्तुओं पर भी घटतौली होती है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। सर्वाधिक जुर्माना की स्थिति जो है डिब्बाबंद पैकेज, एलपीजी सिलेंडर, खाद्यान्न और मिठाई की दुकानों पर किया गया है। तो ध्यान रखिए, आप लोग एक जागरूक उपभोक्ता बनिए। और अब हस्ताक्षर के नाम पर बैठाई चिड़िया, तो होगी कार्रवाई। आपने देखा होगा कई बार जब आप जाते हैं कहीं पर सिग्नेचर करवाने, तो वहाँ पर एक टेढ़ी सीधी लाइन खींच दी जाती है, वो सिग्नेचर होता है। इसको लेकर जब दिक्कत सामने आती है तो फाइल आपकी कहीं न कहीं फंस जाती है, यहाँ से वहाँ दौड़ती रहती है। तो यहाँ पर दरअसल कई अफसर और कर्मचारी कई प्रकार से सिग्नेचर करते हैं। फाइलों पर अलग अलग तरह का सिग्नेचर करना अब मना है। और अब क्या होगा कि सर्कुलर जारी करके ये कहा गया है कि अफसर हों या कर्मचारी हों, वो अपना एक ही हस्ताक्षर करें। ये भी कहा गया है कि अफसरों, अधीनस्थों और कर्मचारियों के हस्ताक्षरों की स्कैन कॉपी का रिकॉर्ड रखा जाए। मतलब अगर कन्फ्यूजन हो कि ये सिग्नेचर किसका है, तो रिकॉर्ड से जाके मैच करवा लें। अगर हस्ताक्षर साफ नहीं किया जाएगा तो इस पर कार्रवाई भी होगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा फुटनोट जोड़ना चाहूँगा कि अक्टूबर महीने की जो संपूर्ण करंट अफेयर है, जिसमें 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक सारे करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, सचित्र और सारे जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसके साथ आपका रिवीजन भी इसमें करवाया गया है। यानी कि इसके बाद आपको करंट अफेयर की कोई भी और किताब या फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और चैनल पर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की, खंड शिक्षा अधिकारी की, एलटी ग्रेड की, पीसीएस की, आरओ की, तो सारी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी गई है। और ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ एक व्हाट्सअप नंबर भी मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, जो कि आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ आपके लिए डेफिनेटली बहुत यूजफुल रहेगी। एक बार आपको जरूर परचेज करना चाहिए, और इसको एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको करंट अफेयर के लिए ना तो कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, ना तो कुछ और परचेज करने की आवश्यकता ही पड़ेगी।
तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट बॉक्स जाकर चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।